আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिकन एयरलाइंस के विमान और हेलीकॉप्टर के बीच हवा में हुई टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वाशिंगटन में एक हेलीकॉप्टर और पैसेंजर प्लेन के बीच हवा में हुई टक्कर में प्लेन पोटोमेक नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या और बढ़ती जा रही है। रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के करीब व्हाइट हाउस से 5 किलोमीटर दूर आर्मी का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हवा में एक पैसेंजर प्लेन से टकरा गया। घटना में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। बचाव कार्य जारी है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पोटोमेक नदी से कम 18 शव बरामद किए गए हैं। पीएसए एयरलाइंस की फ्लाइट 64 यात्रियों और कैबिन क्रू सदस्यों के साथ कनाल से आ रही थी, तभी यूएस आर्मी का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर रीगन एयरपोर्ट के रास्ते में प्लेन से टकरा गया। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। यूएस पार्क पुलिस, डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और यूएस आर्मी के कई हेलीकॉप्टर्स बचाव अभियान में शामिल है। घटना के तुरंत बाद रीगन एयरपोर्ट पर उड़ान रोक दिया गया है। कई एजेंसीज ने पोटोमेक नदी में संयुक्त खोज और बचाव कार्य शुरू किया है। अमेरिकन मीडिया ने कहा है कि फ्लाइट में 64 यात्री सवार थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 का पूर्ण बजट शनिवार को पेश किया जाएगा। इस बीच गुरुवार को बजट के पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को संसद के जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के साथ शुरू होगी। अगले दिन यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। इसी बीच यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं से सहयोग करने की अपील की। इस साल का बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कुल 9 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में बहस का जवाब दे सकते हैं। इसके बाद संसद के दोनों सदन 13 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। यह बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट और दूसरा पूर्ण बजट होगा। बता दें कि एनडीए के नेतृत्व में एक बार फिर मोदी सरकार सत्ता में आ गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसे में देशवासियों की नजर मोदी सरकार 3.0 के बजट पर होगी। इस साल के बजट में सबकी नजर सबसे पहले टैक्स छूट के पहल पर होगी। कई लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें 15 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दिया जाएगा। इससे मध्यम वर्ग पर बोझ कम हो सकता है। कारोबारी समुदाय की ओर से कहा गया है कि वह पहले ही इनकम टैक्स छूट का प्रस्ताव दे चुके हैं। वे 20 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट चाहते हैं। यदि पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क कम किया जाता है तो इसकी कीमत कम होने की संभावना बनी रहती है। परिणाम स्वरूप आम लोगों को दैनिक जीवन में काफी राहत मिल सकता है। इस बजट में जीडीपी कितना कमेगा, इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री विस्तार से चर्चा करेंगी। बजट में एमएसएमईज पर विशेष फोकस रखा जाएगा। इससे यह तय होगा कि भविष्य में देश में कितना रोजगार बढ़ेगा या घटेगा। कोरोना काल के बाद देश की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर आई है। उस लिहाजे से इस साल के बजट में इस बात पर भी फोकस रखा जाएगा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना पैसा आवंटित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गुरुवार को 2022 के एसटीजीटी उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों ने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया, लेकिन मुख्यमंत्री के आवास के सामने जाने से पहले ही पुलिस ने कैंडिडेट्स को रोककर दूसरी जगह हटा दिया। 2022 में 230 वैकेंसीज के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन 3 साल बाद भी नियुक्ति नहीं की गई है। हाल ही में सरकार ने इन वैकेंसीज को बढ़ाकर 700 करने की घोषणा की थी। अब कैंडिडेट्स ने सरकार से 2022 के सभी उत्तीर्ण कैंडिडेट्स की नियुक्ति की मांग की है। एग्जाम देওয়ার পরে 230টা পোস্টের एग्जाम দিয়েছিলাম। আজকে আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে জানতে পারলাম যে তারা 700-র মতো পোস্ট ইনক্রিজ করেছে। আমাদের কথা হলো যদি তারা 700-র মতো পোস্ট ইনক্রিজ করতে পারে
230টার অধিক, তাহলে আর কিছু পোস্ট ইনক্রিজ করে আমরা সবাইকে কেন নিতে পারছে না তারা? যেহেতু পোস্ট আছে, ভ্যাকেন্ট পোস্ট অ্যাভেলেবেল তাদের কাছে, যেহেতু আমরা কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটরা অ্যাভেলেবেল আছি এবং স্কুলগুলিতে শিক্ষক নেই, তাহলে তারা কেন নিচ্ছে না আমাদেরকে? তারা কি তাদের নৈতিক কাজগুলি করতে পারছে না? আমরা এখানে কারোর ইমেজটা খারাপ করার জন্য এখানে আসিনি। সিএম স্যারের ইমেজটা এখানে খারাপ করার জন্য আমরা আসিনি। আমরা এসেছি এখানে আমাদের পেটের তাগিদে, আমরা বেকারত্বের তাগিদে এখানে এসেছি। আমাদের পেটে ভাত নেই, আমরা আজকে দিশেহারা, তাই আমরা এই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে ভোরবেলা আমরা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছি। এগুলো জানাতে হবে। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की पूरी टीम के साथ बैठक की। यह बैठक मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सचिवालय में हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह की मौजूदगी में 16वें वित्त आयोग की पूरी टीम ने राज्य सरकार के साथ बैठक की। अरविंद पनिगेरिया के नेतृत्व में 12 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल में वित्त आयोग के सदस्य एएन झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडे, सौम्यकांति घोष, कमीशन सेक्रेटरी ऋतिक पांडे, जॉइंट सेक्रेटरी राहुल जैन, डायरेक्टर के बालाजी, जॉइंट डायरेक्टर कुमार विवेक, डेप्यूटी डायरेक्टर संदीप कुमार, पीपीएस मीना मेहंदू और कैशियर राजेश कुमार शर्मा उपस्थित थे। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के आवंटन की विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग को प्रस्तुत की गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में निहित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फाइनेंशियल रिसोर्स का समान वितरण बनाए रखने और संतुलित इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के वितरण की सफलतापूर्ण समीक्षा करना है। इस आवंटन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए केंद्र की आवश्यकता और स्थानीय विकास के लिए राज्य की आवश्यकता को संतुलित करना है। वितरण के अलावा वित्त आयोग उस अनुपात की भी सिफारिश करता है जिसमें रिसोर्सेज को विभिन्न राज्यों के बीच साझा किया जाता है। यह वितरण पॉपुलेशन, एरिया, रेवेन्यू पोटेंशियल और ग्रोथ इंडिकेटर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। आयोग उन राज्यों को सहायता अनुदान की सिफारिश करता है जिन्हें विशिष्ट कार्यों जैसे स्थानीय शासन या डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त रिसोर्स की आवश्यकता होती है। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को टैक्स ट्रांसफर की आवश्यकता का आकलन करता है। वित्त आयोग सेंट्रल टैक्स परसेंटेज की सिफारिश करता है जो राज्य को उनके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सुनिश्चित करने में मदद करता है। वित्त आयोग रेवेन्यू एस्टिमेट्स, फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों दोनों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करके वित्त आयोग विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को निर्देशित करता है। यह मूल्यांकन उन सिफारिशों को तैयार करने में मदद करता है जो आर्थिक विकास को बढ़ाते हुए राज्य कोष अनुशासन बनाए रखता है। अनुदान और कर बंटवारे के लिए आयोग की सिफारिशें राज्य और स्थानीय सरकारों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सशक्त बनाती है। वित्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चर्चा और संवाद के लिए एक मंच प्रदान करके फेडरलिज्म की कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ावा देता है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा करके वित्त आयोग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार वित्तीय प्रथाओं का पालन करें। उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग का गठन 5 साल के अंतराल में किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 16वें वित्त आयोग ने कहा कि त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से प्रबंधित है और राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है। आयोग ने यह भी बताया कि त्रिपुरा ने केंद्रीय कर का 50% दावा किया है और राज्य के राजस्व वितरण की समीक्षा की जाएगी। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से प्रबंध है और राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है। यह बात राज्य के दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनिगेरिया ने कहा, इस संबंध में राज्य सरकार ने सेंट्रल टैक्स के हिस्से के रूप में मौजूदा 41% से 50% की वृद्धि की मांग की है। As an economist, generally Tripura is a well-managed state. One of the very interesting features of Tripura is that this state now is much less dependent on agriculture, at least in terms of the workforce. Nationally, about 45-46% of the workforce in India is in agriculture. Tripura is close to about 30-31%.
So that, when we think of economic transformation, one of the things we think is, how much the urbanization is happening and how much the transition out of agriculture into industry and services is happening. Because generally, the labor productivity output per worker in agriculture tends to be lower than in industry and services. So there is an effort, therefore, there is an underlying objective that the workforce be moved out of agriculture into industry and services. On that transition, certainly Tripura is farther along than India is, but it also, because of the other disadvantages, its per capita income is still a little bit lower than the average of India. But it seems to be catching up. So in general, I read the situation in Tripura very positively and optimistically. And particularly when also we compare with the other northeastern states, Tripura is certainly coming along quite well. Will your last question? This is states we have visited, practically almost all except maybe one or two have, this is on your second question, they have asked to raise the share of the states from 41 to 50%. Have we checked what the memorandum said? 50% also. So Tripura's recommendation also is to raise the state share, vertical share from 41 to 50%. That has been uniformly the sentiment of the states that we have visited so far. There may be one which said 45%, but largely almost all of them, meaning remaining 16, have said 50%. Northeast. सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगिरिया ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्य के राजस्व वितरण की समीक्षा की जाएगी। Very important objective of the Finance Commission devolutions has always been some form of equity. That the underlying philosophy is that every state should roughly be able to provide, be in a position to provide similar levels of, economic and social services, meaning education, health, etc. And so there is. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगिरिया ने गुरुवार सुबह राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह, मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दोपहर में राज्य अतिथि गृह में एक संवाददाता सम्मेलन किया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य सरकार की ओर से ज्ञापन सौंपा। 16वें वित्त आयोग ने राज्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कृषि पर राज्य की निर्भरता 30 से 35% की है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। त्रिपुरा में शहरी विकास तेजी से हो रहा है। त्रिपुरा की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। हालांकि 16वें वित्त आयोग ने कहा कि वह देश के अन्य राज्यों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। त्रिपुरा को लेकर अब तक 16वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों का दौरा किया है। 3 दिवसीय राज्य बैठक के अंत में 16वें वित्त आयोग और 11 राज्यों का दौरा करेगा। 16वें वित्त आयोग ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्व भारत के सभी राज्यों का दौरा किया। 16वें वित्त आयोग का राज्य के दौरे के दौरान अर्बन बॉडीज, त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं।
राजधानी अगरतला शहर में शिक्षा के नाम पर कारोबार चल रहा है। शिकायतों के आधार पर गुरुवार को एनसीईआरटी के प्रतिनिधि दल और पुलिस की सहायता से राजधानी के ओरिएंट चौमुहानी और जयनगर इलाके के विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध और नकली किताबें बरामद की गई। अगरतला शहर में एनसीईआरटी की किताबें बेचने के नाम पर नकली किताबें बेची जा रही थी, जिनमें निम्न गुणवत्ता के कागज का इस्तेमाल किया गया था। इस पर अभिभावकों ने दिल्ली स्थित एनसीईआरटी हेडक्वार्टर में शिकायत दर्ज की। इसके बाद एनसीईआरटी और गुवाहाटी क्षेत्रीय केंद्र के प्रतिनिधियों ने पुलिस की मदद से अगरतला के ओरिएंट चौमुहानी और जयनगर इलाके में छापेमारी कर बड़ी संख्या में अवैध और नकली किताबें बरामद की। इन कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी एनसीईआरटी दिल्ली के चीफ बिजनेस मैनेजर अमिताभ कुमार ने मीडिया को बताई। ये शिकायत मिली थी कि अगरतला में एनसीईआरटी की नकली किताबें भारी पैमाने पर बेची जा रही है, इसलिए हम आए थे। यहाँ मार्केट सर्वे किए और जहाँ जहाँ हमें मिली है हमने पुलिस के पास गए, उन्हें प्रूफ के साथ बताया कि इस दुकान से हमें किताबें मिली है। पुलिस का पूरा सहयोग मिला है हमें और इसी का परिणाम है कि आज इस दुकान पे रेड पड़ा। सर आके क्या देखा आपने? सारी नकली किताबें 80% नकली है, 20% कहाँ से खरीदते हैं? ये तो दुकानदार बताएंगे, पुलिस कहाँ तक पहुँच पाती है ये तो एक जांच का विषय है। कहाँ से किताब लाते हैं ये बता रहे हैं, कलकत्ता से लाते हैं। लंबे समय से डेंटिस्ट टिंकू बनिक पर महिला कर्मचारियों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर चैम्बर में बैठकर शराब पीने और अनुचित प्रस्ताव देने सहित महिला कर्मचारियों को परेशान करता था। गुरुवार को जब महिला कर्मचारियों ने उत्पीड़न का विरोध करना चाहा तो डॉक्टर लोगों के आतंक से घबराकर घटनास्थल से फरार हो गया। ऐसी घटना के चलते पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। ফিজিক্যালি মেন্টালি হ্যারাস করার চেষ্টা করছে আমরারে বিগত 7 মাস থেকে। কে করছে? এই ডক্টরে। ডক্টর নাম কি গো? টিঙ্কু বনি। তোমরা এখানে কি করো? আমরা এখানে কাজ করি স্টাফ। कैलाशहर उपखंड के लोग रेत माफियों से परेशान हैं, जो बिना वन विभाग की अनुमति के मनु नदी से गैर कानूनी तरीके से रेत निकाल रहे थे। मानसून के दौरान कैलाशहर निवासियों को बाढ़ के पानी में डूबने का डर सता रहा है। निवासियों ने शिकायत की है कि दिन में वन विभाग की अनुमति के बिना चंताल, दुर्गापुर, सोनामुड़ा, भातेर बाजार, जालिया, बालिहार, बिलासपुर और अन्य क्षेत्रों में मनु नदी से अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा है। एक और कैलाशहर में मनु नदी पर बना बांध लगभग 40 वर्षों से नवीनीकरण न होने के कारण खराब स्थिति में है, तो दूसरी ओर मनु नदी से रेत ढहने के कारण भारी वाहनों से मनु नदी की नेविगेबिलिटी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्थानीय निवासियों से शिकायत मिलने के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक ब्रजेश सिन्हा ने इलाके का दौरा किया। विधायक ब्रजेश सिन्हा ने कहा कि लगभग 20 रेत माफिया वन विभाग की अनुमति के बिना प्रतिदिन अलग अलग इलाकों में मनु नदी से अवैध तरीके से रेत निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें केवल 2 के पास लाइसेंस है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सवाल उठता है कि मनु नदी से आए दिन रेत निकाले जाने की जानकारी वन विभाग और अन्य विधायकों के पास होने के बावजूद इस मामले पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। विधायक ब्रजेश सिन्हा ने सभी मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए जिला प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप की मांग भी की। नूतन आरसीसी ब्रिज हुई मनु नदीर ऊपर सोनामुड़ा सन्तोल संयोग स्थले और इधे कामरांगाबाड़िया सन्तोल चौक एखन नदीर भीतर थेके जे बाँधेर काछाकाछि ওই যে ব্রিজের কাছাকাছি বেআইনিভাবে বালু তুলতেছে। 2টা লাইসেন্স আছে, একটা পাল একটা সিনা, এছাড়া সব 2 নম্বর। এই যে না সাংবাদিক যাইতেই তারা ভাগিয়েছে। সেই কারণে আমাদের তো এই ব্রিজ 2টা রক্ষা করতে হবে, প্লাস আমাদের বাঁধ রক্ষা করতে হবে। এটাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কঠোরভাবে डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाते हस्तक्षेप करे। एक तरफ मनु नदी पर बना बांध रेस्टोरेशन के अभाव में
खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ रेत माफिया का उत्पात इतना है कि प्रशासन के साथ साथ पुलिस भी मौन भूमिका निभा रही है। आम लोगों पर यह डर छाया हुआ है कि क्या कोइलाशहर उपखंड अगले मॉनसून में खतरे से बाहर रह पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज और जीबी अस्पताल चेन्नई के मोहन फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे। इस विषय पर बुधवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई और गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने जानकारी दी। 2024 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद राज्य सरकार लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के साथ बैठक हो चुकी है। बैठक में एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में इम्यूनोलॉजी लैब की क्षमता बढ़ाने, टास्क फोर्स और इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाने के साथ साथ जीवित और मृत व्यक्तियों द्वारा ऑर्गन डोनेशन के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया गया। इनफैक्ट আমরা চাইছি দানের ব্যাপারে ত্রিপুরার একটা সুনাম আগে থেকেই আছে। ব্লাড ডোনেশন বা রক্তদান সেটা একটা বিশালভাবে সাকসেসফুল প্রোগ্রাম ত্রিপুরাতে। আমরা চাইছি রক্তদানের মতোই অঙ্গদানের প্রোগ্রামটা একটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম ত্রিপুরাতে হোক, সারা ভারতবর্ষের কাছে ত্রিপুরা নজির রাখুক যে ডিজিজ ডোনারের ক্ষেত্রে মানে यथा योग्य सम्मान के साथ गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि पर त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की तथा गांधी घाट पर शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि दी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने कहा कि गांधी जी के न्याय, समानता और अहिंसा के सिद्धांतों की लड़ाई आज भी जारी रखनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा और धर्म अंधता में विश्वास करने वालों के खिलाफ संघर्ष जारी रखना जरूरी है। गांधी जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर जन जागरूकता फैलाने का भी उन्होंने संकल्प लिया। যারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অপমানিত করে, অবদলিত করে দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করতে চায়, সেই বিচারধারার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। এই লড়াই গান্ধীজির তার জীবনাদর্শ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা নেব এবং এই দিনে এই সংকল্প নিয়ে আমরা সারা দেশব্যাপী জনজাগরণ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।